बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। खुशगवार सुबह का आगाज़ हुआ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई और मौसम कदरे बेहतर है। खुशगवार इसलिए मैं नहीं कह रही क्योंकि जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई वहाँ पर हब्स की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, तो बारिश हो जाए जिन इलाकों में वहाँ पर बिजली भी गायब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जो है इस मौसम में रहती है। लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र जितना भी अदा कर सकें हमें करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का मौसम रखा है जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं। अब आ जाइए जी कोविड की मौजूदा सूरत हाल की तरफ। एहतियात आप लोगों ने करनी है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी अब हम देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम बढ़ाई जा रही हैं। बहुत सारे लोग इन रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समझने की बात यह है कि ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती हैं, हमारी अपनी गलतियों को ताहीम की वजह से लगाई जाती हैं। लिहाजा आप लोग एहतियात कीजिए। आज के प्रोग्राम में कुछ बात होगी जी, आज की अहम खबरों के हवाले से सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। मियावाकी जंगल का इफ्तिताह करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज शहर लाहौर का दौरा करेंगे, तो इस हवाले से भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। आगाज कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से। हमारे साथ है कोमल। कोमल, बताइएगा, अलल सुबह मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई और शहर का मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया। अभी मौसम कैसा है और आज का दिन भर भी बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है? बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज शहर लाहौर पर अलल सुबह से ही काले बादलों का डेरे जो है वो बरकरार है। मानसून का सिलसिला है, कहीं सूरज ने आंखें दिखाई हैं तो कहीं वक्फे से रिमझिम का सिलसिला भी जारी है, कहीं तेज़ बारिश भी हो रही है, तेज़ आंधी भी देखने में आ रही है। इसी तरह बात की जाए इस वक्त के हवाले से तो इस वक्त जो है ठंडी हवाओं ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में लिया हुआ है और मौसम खासा खुशगवार और सुहाना हो गया है। शहर इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में, क्योंकि मौसम को इंजॉय करने का हर किसी का अपना अंदाज होता है। हर कोई जो है वो अपने अंदाज से इस मौसम को एंजॉय करना चाहता है। और मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से दिन भर के हवाले से यही कहा जा रहा है कि दिन भर जो है वो मौसम खुशगवार रहेगा, सुहाना रहेगा, वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगा। क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज के हवाले से ये कहा गया था कि आज जो है मानसून का नया स्पेल पंजाब समेत लाहौर में दाखिल होगा, जिसका कि आज हमने सुबह सवेरे ही आगाज होते देख भी लिया। और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इस वक्त भी बारिश जारी है, जिसकी वजह से मौसम खासा मुनफरिद भी हो रहा है। और मौजूदा जो दर्जा हरारत है और दिन भर के हवाले से कहा जा रहा है, दिन भर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री तक जाएगा। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की भी पेशगोई की जा रही है, तेज़ आंधी का भी जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता हुआ हमें देखने में आ रहा है आज, और 153 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच कोमल। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई कि शहर का मौसम आज दिन भर कैसा रहने वाला है। तो कोमल हमारे साथ मौसम की सूरत हाल बता रही थी। शहर की सूरत हाल पर नजर डालते हैं, आज की टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर, कोरोना के मुसलसल वार जारी, इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी आयद। सीबीडी का एक्शन, शहर बड़ी तबाही से बच गया, पुलिस जराए। लाहौर में सबसे बड़े मियावाकी जंगल का मंसूबा, वजीर आजम आज इफ्तिताह करेंगे। और मनशियात का खुलेआम इस्तेमाल, नहर किनारे नशइयों के डेरे। ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। इन खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सिप्रा साहब, आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं और खबर है जी, शहर में कोरोना के फैलाव के हवाले से मजीद 7 अमवात हुई हैं, 471 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। शादी तकरीबात पर, इंडोर शादी तकरीबात पर जी पाबंदी आयद की गई है। हम देख रहे हैं हुकूमती हिकमत अमली जो हमें नजर आनी चाहिए इस स्टेज पर आके, लॉकडाउन के ऑप्शन के अलावा कुछ सख्ती से अब जो है वो अमल दरामद की जरूरत है, क्योंकि ये जो इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है ना, ये बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि फैलाव की तरफ जा रहा है। डू यू थिंक कि सही इकदाम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह तो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इस तरह तो हमें लॉकडाउन की तरफ जाना ही पड़ेगा।
लेकिन अब फिर है ना कि गरीब आदमी क्या करेगा, मजदूर आदमी क्या करेगा, रोजाना की उजरत कमाने वाला जो बंदा है वो उसका गुजर बसर किस तरह होगा। सफ़ेद पोश तबका बिलखसूस इससे बहुत मुतासिर होता है। तो इस वजह से हुकूमत ये चाहती है कि लॉकडाउन की तरफ ना जाया जाए। दोनों की जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी, हमारी बहसीयत एक अवाम कौम हमारी जिम्मेदारी है कि इस वबा से निपटने के लिए हमें उन SOPs पर कम अज़ कम अमल दरामद करने की ज़रूरत है जिन पर हुकूमत कह रही है। मास्क का पहनना या फिर समाजी जो फासला उसको बरकरार रखना। देखें, यही इसी जगह पर बैठकर हमने आज से 2-3 महीने पहले जो केसेस रिपोर्ट हुए वो कोई 17 होते थे, कभी 10, कभी 30, कभी 35। उस वक्त बैठकर ये बात किया करते थे कि आज की तरह अगर इसी तरह कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया गया तो केसेस कम होंगे, लेकिन अब उसकी शरह मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। अब 450 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं। आपके जो पेशेंट्स हैं वो वेंटिलेटर पर चले गए हैं। हम लोग एक दफ़ा कह रहे थे कि 80% वेंटिलेटर खाली हो गए, आज हम कह रहे हैं कि 70 to 80% भर गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आज से 1.5 साल पहले जिस मकाम पर हम खड़े थे हम दोबारा उसी कंडीशन की तरफ जा रहे हैं और ये सूरत हाल जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। लाहौर की बात करें तो लाहौर में देखें, आपने मज़ारात को बंद किया, उसके बाद अब क्या है कि इंडोर शादी की तकरीबात हैं, आपने उस पर भी पाबंदी लगा दी और 31 अगस्त तक लगा दी है। इससे तो यह जाहिर हो रहा है कि जिस तरह आपने इंडियन वेरिएंट की बात की है उसमें मुसलसल अब इजाफा हो रहा है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसलिए हुकूमत को अब सख्ती करने की ज़रूरत है। 8 बजे तक मार्केट्स का टाइम किया है, ठीक है, मार्केट्स ने भी खुलना है, लोगों ने कारोबार भी करना है। मुझे ये बताएं कि वैक्सीनेशन जो है वो लोग नहीं करवा रहे। बिल्कुल, आप जिस तरह मर्जी कर रहे हैं, उलमाए किराम को आप वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ले गए, आप वुज़रा को वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ले गए, आप जो बाअसर शख्सियात हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, आप उनको भी ले गए ताकि लोगों में एक ऐसी एक कैफियत और फिजा जो है पैदा की जा सके, इस तरफ लोग रागिब हों और वैक्सीन करवाएं। लेकिन हुकूमत उसमें नाकाम ठहरी। फिर क्या कहा कि सिम बंद कर देंगे, आपके जो मोबाइल फोन्स हैं उनका कनेक्शन मुनक़ता हो जाएंगे। मुझे ये बताएं, लाहौर की अगर सिपरा साहब बात करें तो कमिश्नर साहब ने कहा था जी डोर टू डोर हम मुहिम करेंगे और 2 UC में उसका बाकायदा तौर पर इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आइडिया है, अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करें तो आप काफी हद तक बेहतर नताइज की तरफ जा सकते हैं। देखें, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बताएं कि जिनके घर आपने लगाने जाना है वो ना लगवाएं तो आप क्या करेंगे? जहां तो पोलियो है, जो तो पोलियो वाली रेजिस्टेंस उसके आपके सामने अभी डिफेंस में केस हुआ है, आपके सामने है कि पोलियो टीम पर तशद्दुद हुआ है। मुझे बताएं कि वैक्सीनेशन करने वाली टीम अगर डोर टू डोर जा भी रही है, अगर जाए भी, लेकिन अगर वहां पर जिनको उन्होंने टारगेट करना है वो उस पर पूरा ना उतरेंगे तो आप क्या करेंगे? इसलिए सबसे पहले लोगों का जो जहन है उसको तब्दील करने की जरूरत है, लोगों को राह भी कर। हाँ, ये बात हुई कि सूबाई वजीर की, मुझे अभी बयान याद है कि आपने अपने रिस्क पर वैक्सीन लगवानी, आज से कुछ महीने पहले उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद लोग निकल गए। फिर सोशल मीडिया जो है उस पर जिस तरह की कंपेन्स चलती हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं कि आपकी समझ से बाला है। इसलिए अब हुकूमत जो है उनको, हुकूमत के नुमाइंदगान सामने आएंगे, वुज़रा सामने आएंगे, वो एतमाद जो हम खो चुके अगर वो बहाल होगा तो ये मामलात होंगे। अदरवाइज देखें, आप इंडोर आप शादियां बंद कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा कि आउटडोर पे आप आ जाएंगे कि हमने आउटडोर भी नहीं करने देनी। अब 400 के साथ आपने इजाजत तो दे दी है। इसका क्या मतलब है कि इस जो वायरस है उसके फैलने का सबसे आसान क्या है कि आप जहां इज्तिमा होगा, जहां लोगों का हजूम होगा, वहां से इसका आगाज होगा। बिल्कुल आपने मार्केट्स में कहा, मुझे बताएं कि कौन सी मार्केट है जहां पे दुकानदार जो काम करने वाले या उनके मुलाजमीन उनकी वैक्सीनेशन हुई है? नहीं हुई। कभी चेक हुआ? एयरपोर्ट पर आप बड़ी सख्ती कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पर आपने मैसेज दिखाना है या आपको सर्टिफिकेट दिखाना है, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। कि इस स्टेज पे आके हुकूमत का फोकस, आम आवाम का फोकस, सबका फोकस सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पर एग्जैक्टली देखें, इसका इलाज यही है ना। हमने अगर आपने मामूल की जिंदगी की तरफ जाना है या मामूलात जिंदगी हमने बहाल करने हैं, हम चाहते हैं कि माजी की तरह हम बासानी जिंदगी गुजार सकें और हमारे कारोबार भी चलते रहें, हमारे दफातर के मामलात भी चलते रहें, घर में भी मामलात ठीक रहें और किसी किस्म की परेशानी खत्म हो, तो उसका ये कि वाहिद हल है। पूरी दुनिया में देखें वैक्सीन हो रही है, हर जगह पर लोग वैक्सीन करवा रहे हैं और जहां पर वैक्सीनेशन हो चुकी लोगों को इवन के मास्क उतारने का भी कह दिया गया कि आप मास्क भी ना पहने। तो इसका क्या मतलब है कि वैक्सीन इफेक्टिव तो है, लेकिन उस तरफ रागिब किस तरह करना है, लोगों ने जाना किस तरफ है।
इस तरह आपने, मैं सिम बंद करने की बात कर रहा था, सिम बंद करने की बात हुई तो मुझे बताएं कि मोबाइल फोन पे तो बात होती है कि हमारा सिम बंद ना हो जाए, तो जिंदगी का ख्याल किसी को नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में सिम की बजाय अगर हम जिंदगी का ख्याल कर लें। लोगों को खुद ये डिस्कस करते हुए सुना है कि लोग वैक्सीनेशन इसलिए करा रहे हैं कि अगर सिम बंद होगी तो उनके पास ऑल्टरनेट क्या होगा, तो लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। यानी सिम आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी जिंदगी जरूरी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए हमें देखना है कि हमने मोबाइल फोन के कनेक्शन की बात करते हैं कि हमें जो सिम मिली है अगर ये ब्लॉक हो जाए तो हमारी जिंदगी नहीं हो सकती। तो भाई आप वैक्सीन लगवाएं, आप अपनी जिंदगी का ख्याल करें ना, दूसरों की जिंदगी का ख्याल करें। आप वैक्सीन लगवा के जिस जगह काम करने के लिए जाएंगे और दोनों लोग जो है महफूज होंगे, बिल्कुल ऐसे ही, इसका ये मकसद है। लेकिन इसके लिए मैं कहूंगा कि आप शुरू में तो आपके ने बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए, लोग जो है वो जा भी रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें भी नजर आती हैं। लेकिन मुझे बताएं 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है, तो उसमें तो लाखों जो लोग हैं उनको लग जाना जो है इतना बड़ा कोई, वो आप कह भी लें कि कारनामा है, मैं तो इसको नहीं समझता। फिर भी चलें, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या हमारे जो मुतलका इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरफ जा सकें, तो मेरे ख्याल में लोग ज्यादा से ज्यादा जाएं, वैक्सीन करवाएं, उसके बाद मामला कुछ ठीक हो सकते हैं। नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता ये पाबंदियां बढ़ती जाएंगी। अब हम 8 बजे तक आए हैं, इंडोर शादियों पर लगा रहे हैं पाबंदी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि हम लोग कहेंगे कि इसको बंद करते हैं। बिल्कुल, और जब बंद करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन को आम कर सकें, और फिर आपको इन पाबंदियों की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा। लोग एसओपीज पर अमल दरामद कराने को तैयार नहीं, हुकूमत इंतजामिया पाबंदियों की तरफ जा रही है। जरूरी इस स्टेज पे ये अमर है कि अगर आप लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रजामंद करें, एतमाद बहाल करें, तो कहीं ना कहीं हमें इतने बड़े स्टेप्स उठाने की और चीजों को बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है कि अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए कम से कम वैक्सीनेशन जो है उसको इंश्योर करें, क्योंकि आपके पास ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। ब्रेक की तरफ हमने जाना है, वापस आएंगे तो शहर अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हुआ, सीटीडी की जानिब से बड़ा एक्शन लिया गया है और शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। डिटेल की तरफ जाते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे पास खबर है जी, सीटीडी की जानिब से बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 दहशतगर्द हलाक, खुदकुश जैकेट बरामद की गई हैं और शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। क्या प्लान था इनका दहशतगर्दों का? देखें, एक तो मुहर्रमुल हराम आ रहा है और माजी में खुदा न खास्ता इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हुए भी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इसमें हमें सीटीडी और हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। बिल्कुल लाहौर के बिल्कुल साथ में आपका शादरा का इलाका है जहाँ पर ये कार्रवाई की गई। और देखें, जो तीनों लोग हैं जिनकी नेशनैलिटी की बात की जाए तो तीनों जो है हमारा हमसाया जो मुल्क है वहाँ से थे। अब बात आ जाती है कि ये लोग क्या कर रहे थे, ये प्लानिंग इनकी क्या थी। इनकी प्लानिंग आपके मुहर्रमुल हराम में जो मजालिस होती हैं, जो जुलूस होते हैं, उसके साथ साथ आपकी जो फोर्सेस हैं इनको टारगेट किया जाना। हमारी जो पुलिस है इस पर भी पहले आपके सामने ही है, इनको टारगेट भी किया गया है। बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स और जो जवान हैं वो इसमें शहीद भी हुए हैं। इसी तरह दीगर जो फोर्सेस हैं उन पर भी जब दहशतगर्दी की जो मामलात हैं वो हुए तो वो भी उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया है। अब बात आ जाती है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे देखें अब मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। एक तरफ उलमा इकराम को देखें और हमारी जो पंजाब हुकूमत है उनके इक़दाम देखें। आप उलमा इकराम के वफूद जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर भिजवा रहे हैं ताकि बैनुल मसालिक हम आहंगी जो है उसको फ़रोग दिया जा सके। और बड़े वाज़े अल्फाज में ये मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का कि अगर किसी जगह पर शिद्दत पसंदी या फ़िरका वाराना या फसादात बर्पा करने के लिए कोई भी तकरीर की गई या कोई भी बयान दिया गया तो कानून हरकत में आएगा और उस आलिम या मौलाना साहब जो भी होंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और उनको उसकी सज़ा दी जाएगी। ये तमाम तर इक़दाम इसलिए किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में और शहर में अमन व अमान का जो क़याम है इसको मुमकिन बनाया जा सके। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। देखें, अगर खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में, अभी हुआ भी है, आप जोहर टाउन के वाक़े को देखें ना, जब जोहर टाउन का वाक़या हुआ और बड़ी देर के बाद हुआ है, जोहर टाउन के वाक़े ने एक दफ़ा हिलाकर रख दिया, लेकिन हमारी एजेंसीज ने, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो काम किया उन मुलजमान तक पहुंचे और वो मुजरिम पकड़े गए। इसलिए ये भी लोग पकड़े गए। अब इनकी सहूलतकारी किस तरह होनी थी, इन्होंने कहां पर जाना था, किसको टारगेट करने था, इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि मुहर्रमुल हराम में टारगेट हो सकता था, आपकी जो फोर्सेज हैं वो टारगेट हो सकती थी।
अब ये जो है अब मारे गए हैं, इसलिए अब हमें अवाम को भी चाहिए, अवाम को ये चाहिए कि जब हम किसी भी जगह जाएं, जहां पर भी कोई मजलिस हो, जहां पर कोई जुलूस हो, वहाँ सिक्योरिटी के इदारे मौजूद होंगे, रजाकार मौजूद होंगे, वॉक थ्रू गेट भी लगे होंगे, हमें उनके साथ ताउन करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो कतार है तो कतार है, देखें एक तरफ कोरोना आपको होगा, दूसरी तरफ आपकी सिक्योरिटी होगी, दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। जब दोनों चीजें होंगी तो आवाम का ताउन बहुत ज्यादा दरकार होगा। इसलिए हमें इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हाथ से हाथ मिलाना है, उनके शाना बशाना चलना है ताकि मुल्क में अमन व अमान जो है वो बरकरार रहे। इसलिए ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो इदारे हैं वो मुतहरिक भी हैं, वो जाग भी रहे हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम जिस तरह उलमा के वफूद भी जा रहे हैं और एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज काम कर रही हैं, हमारा ये मुहर्रम और हराम और दीगर जो मामला है इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से अच्छा, शाहिद सरफराज साहब, एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है हमेशा मुहर्रम और हराम की आमद से कबल। हमारी पुलिस, इंतज़ामिया और जितने मुंतज़मीन हैं प्रॉपर एक सिक्योरिटी प्लान तश्कील देते हैं। तो अब जो सिक्योरिटी प्लान ऑब्वियसली तश्कील दिया भी जा चुका होगा, उस पर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो चुका होगा, तो उसमें इन तमाम नुकात को देखा जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पुलिस की जानिब से एफर्ट पुट की गई है और सिक्योरिटी के हवाले से क्या अभी से इकदाम शुरू हो गए? देखिए बिल्कुल, आपके DIG जो हैं उनकी रोजाना की बुनियाद पर मुलाकातें हो रही हैं। आपके जो CCPO हैं वो भी डेली बेसिस पर उलमाए कराम के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। जो मुंतज़मीन हैं, जो मजालिस के, जो जुलूसों के, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। उसका क्या मकसद है कि एक ही मकसद है कि आपको सिक्योरिटी इन्हांस करनी है, सिक्योरिटी जो मामलात हैं उनको बेहतर करना है। आपके जो मरकजी मामलात हैं, ये बड़ी जो मजालिस हैं या जुलूस हैं, वहां पर 3 लेयर्स जो है वो सिक्योरिटी होती है। बाज ऐसे भी हैं जहां पे 4 लेयर्स सिक्योरिटी भी की जाती है। तो इसलिए ये इंतजामात किए जा रहे हैं और ये होंगे भी सही, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक जोहर टाउन का वाकया और फिर साथ में ये वाले लोगों का मारे जाना, इसके बाद तो आपके जो इदारे हैं वो ज्यादा तेजी से काम करेंगे और ज्यादा सिक्योरिटी करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को अगर खुदा न खास्ता इस तरह का वाकयात जो है उससे बचाया जा सके। आप देखें मुहर्रम है, उसके फिर 1 महीना गुजरेगा, साथ में फिर हमारा चेलम आ जाएगा, चेलम के बाद हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का साथ में उर्स आ जाएगा। तो ये 1-1.5 महीना जो है इसमें तमाम इदारे मुतहरिक नजर आएंगे, आपको सिक्योरिटी करते नजर आएंगे। फिर बात आ जाती है अवाम पर, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग मजालिस में भी जाते हैं, जुलूसों में भी शिरकत करते हैं, इसलिए उनका ताउन आपके सिक्योरिटी फोर्सेज और जो पुलिस एहलकार आपके पहले लाइन पे खड़े हैं जिन्होंने आपकी चेकिंग करनी है, हमें उनका साथ ताउन करना है, हमें उनका साथ देना है। ये 4 to 3 लेयर्स जो है ये सिक्योरिटी चलेगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हमें दुआ भी करनी चाहिए कि ये मामला अच्छे से गुजरे। सवाल आपसे करना है, मुझे ये बताइएगा हमारी पुलिस की ट्रेनिंग क्या इन खतूत पर होती है कि इसको टाइम टू टाइम जो है वो जवानों को ट्रेन किया जाता है इस तरह की कार्रवाइयों के लिए? स्पेशल आपकी फोर्स रेडी रहती है 24 घंटे? और क्या हम जिस अप लेवल ट्रेनिंग की बात करते हैं वो टाइम टू टाइम साथ चलती रहती है? देखिए ट्रेनिंग पे तो अब मैं क्या कमेंट करूं, वो उस तरह तो नहीं होती जो SOPs होते हैं उसके मुताबिक तो नहीं की जाती। आप अपने दाखिली रास्तों से देखें, लाहौर के जो दाखिली रास्ते हैं वहां पे बाज टाइम आप गुजरें तो ऐसा मालूम होता है कि सिक्योरिटी बहुत सख्त है, बाज़ औक़ात गुजरे तो मालूम होता है यहाँ कोई भी नहीं है, साइड पे लोग बैठे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर 8 से 10 घंटे एक टाइम में अगर आप ड्यूटी ले रहे हैं तो उसको 4-4 घंटे की अगर करके दें तो लोग एक्टिव होंगे, वहां पे जवान जो हैं वो आपको एक्टिव नजर आएंगे, वो ड्यूटी करते दिखाई देंगे। जो आपने ट्रेनिंग की बात की, ट्रेनिंग बाज़ औक़ात होती है, हमारे पास एलीट फोर्स भी है, आपने डॉल्फिन भी उसके बाद बना दी और भी बहुत सारे आपने फोर्सेस बनाई हुई हैं ताकि लोगों को महफूज बनाया जा सके। लेकिन जो आप तरबियत जिसकी आप बात कर रहे हैं कि लोगों को 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उनकी ट्रेनिंग करना, उनकी फिटनेस बार बार उनको ट्रेन करते रहना चाहिए, आपको फिटनेस लेवल चेक करते रहना चाहिए, फिर नई नई चीजें जो आपको लग रहा है कि जी टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप ऐड कर सकते हैं वो करनी चाहिए। मकसद तो सिर्फ यही होता है कि सिक्योरिटी का। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये बड़े इवेंट्स जो हैं होने जा रहे हैं तो इस पर लोगों का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ज़रूर ताउन कीजिए, जहां कहीं पे भी आपको तलाशी के लिए रोका जाता है, वॉक थ्रू गेट्स बनाए गए हैं, आप लोगों का ताउन अगर दरकार होगा हालात इंशाल्लाह खुश उसलूबी से सरअंजाम पाएंगे। हमने अब ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ जाना है जी। शहर में सबसे बड़े मियावाकी के जंगल के मंसूबे का आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इफ्तिताह करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पहले दिन से ही सरसब्ज मुहिम और फिर इसके साथ साथ जी बिलियन ट्री सुनामी और बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था शजरकारी पर, और आज मियावाकी जंगल का मंसूबा जो है उसका बाकायदा तौर पर वजीर आजम साहब इफ्तिताह करने भी शहर लाहौर पहुंच रहे हैं। कैसे देखते हैं सिप्रा साहब इस मंसूबे को? देखें ठीक है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि सर आपने बड़ी ठंडी आवर के कहा, चलिए ठीक है, मतलब इतना काम कर रहे हैं वो लोग और दिन रात एक करके उन्होंने इस जंगल का इफ्तिताह किया, आप कह रहे हैं चलिए ठीक है। चलें, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि चलें ठीक है, लगा रहे हैं तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ। बात यह है कि अच्छा है सरसब्ज़ व शदाब अगर हमारा शहर होगा, सराउंडिंग में अगर दरख्त होंगे, माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी, माहौल हमारा ठीक होगा। इसके साथ मैं कहता हूँ कि हमारे जो जहाँ रहने वाले जो रिहायशी इलाके हैं, अगर वहां पे इस तरह के मामलात हों तो वो ज्यादा बेहतर है। आप सराउंडिंग में लगाएं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आप घरों तक लोगों को ले जाएं ना, घर में अगर 2 दरख्त लगते हैं, 1 दरख्त लगते हैं, 3 लगा सकता है, जिसका जितना घर है उसके मुताबिक लोगों को वहां दें कि वो वहां पे घर में दरख्त लगाएं। हाँ। तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय कि आप देखें ना ये शहर क्रॉस करके आप सगिया की तरफ कहीं वहां पे लगाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप जंगल लगा दें, वो जंगल बन जाएगा। और पहले ऑलरेडी भी हमारे पास जंगल तो वैसे मौजूद हैं। आप ये सियालकोट मोटरवे जो नई मोटरवे है इसकी सराउंडिंग में देखें, आपका पूरा जंगल है जहां पे मोटरवे केस भी सामने आया था। तो ये है। चलें, आज आप प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इफ्तिताह भी करेंगे, पहले भी मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने पॉइंट बहुत अच्छा उठाया है। हम शहर के अंदर जिस तरह देख रहे हैं कि जा बजा ट्रैफिक, और फिर जब हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी दुनिया के शहरों में हम देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। उसकी वजूहात क्या बताई जाती हैं कि जी हमारे यहाँ ग्रीनरी बहुत कम होकर रह गई है, धुआं छोड़ती गाड़ियां। अब आपको शहर के अंदर भी बिलाशुबा इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। सिप्रा साहब, आपने ग्रीन बेल्ट्स का हालात देखे हैं, आपने बागों में हालात देखे हैं, मतलब बुरा हाल हो चुका है। और हमने शहर में बहुत अच्छे अच्छे मनाजिर देखे हैं, बहुत हरियाली देखी है, सरसब्ज देखे अपने शहर को। देखिए, आप लग तो गए ना दरख्त, आपका नहर देख लें कितनी खूबसूरत है, आपके वहाँ दरख्त हैं। उसके बाद आपका गुलबर्ग का इलाका, वहां पर दरख्त हैं। वो तो फजूलियात का शुमार किया जाता है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने बिला वजह पैसों का। देखिए, सियासी तनकीद कर लें या सियासत की बुनियाद पर आप किसी को निशाना बना दें, वो अपनी जगह पर, लेकिन जो लोगों को चीजें नजर आ रही हैं वो तो नजर आ रही हैं ना। आपके सरसब्ज शदाब जो दरख्त हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हुआ भी ठीक है, नहर की जब एक्सटेंशन हुई उस वक्त दरख्तों की कटाई भी हुई, लेकिन फिर नए दरख्त लगाए भी गए उसके मुकाबले में ताकि उनको पूरा किया जा सके। उस वक्त भी तनकीद हुई, मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। लेकिन जो आपकी सड़क है, ये शहरा है, इसको चौड़ा करना उस वक्त की जरूरत थी। आज ये ट्रैफिक इस तरह चल ना रही होती जिस तरह आज चल रही है। बिल्कुल सही। तो ये मामला, इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी जो अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज भी जो बन रही हैं, वहां देखें अगर ग्रीन बेल्ट है, वहां दरख्त हैं, आप उनके लिए कोई एसओपी बनाएं कि आपने अगर सोसाइटी बनानी है तो उसके अंदर कितने दरख्त आपको लगाने होंगे, कितने एकड़ की जो है उसकी मुनासबत से आप दरख्त लगाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रेजिडेंशियल एरिया में अगर ये चीजें होंगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे कि बजाय कि आपके शहर की सराउंडिंग में आप जंगल आबाद कर लें। ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन जहां हम लोग बसते हैं, जहां हमने रहना है, जहां हमारा रहन सहन है, अगर वहां पर इस तरह की चीजें होंगी, घरों में दरख्त होंगे, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। बजाय कि आप सराउंडिंग में वाइस चेयरमैन पीएचए साहब ज्वाइन कर रहे हैं तो उनसे इस सजेशन पे हमने जरूर बात करनी है कि जी असल में इसका मकसद क्या था, और रिहायशी इलाकों की तरफ शहर के अंदर जो है कोई मंसूबा प्लान किया गया है तो उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। अगली खबर की तरफ हम चलते हैं। खबर हमारे पास है जी, मनशियात का खुलेआम इस्तेमाल जारी, नशइयों के डेरे। सिप्रा साहब, मुझे तो नहीं यकीन माने, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मैं ये खबर डिस्कस करूं, फायदा ही कोई नहीं है। देखें, करनी चाहिए हमें। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं अपने कैमरामैन के साथ था। कितनी दफा हम इस मुझे बताएं, कल पहले तो था यहाँ लड़के होते थे और लोग होते थे, मैं अब लड़कियों को देख रहा हूँ यहाँ पे। सवाल ये पैदा होता है, यकीन माने हमारे रिपोर्टर पहुंचे, हमारे एंकर्स पहुंचे, हमने कोई शो नहीं अपना ऐसा छोड़ा जो हमने इन पॉइंट्स पे ना किया हो, खबरें नहीं कोई ऐसी छोड़ी, हमने निशानदही नहीं की। मुझे बता दें फायदा क्या है? इंतजामिया तो फिर सो रही है। देखें, मेरी बात सुने, अब वो गढ़ बन चुका है। मुझे बताएं कि उस गढ़ को खत्म करना आपकी रियासत की जिम्मेदारी है, आपकी पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस उनको पकड़े, पुलिस ले जाए। हमने लास्ट टाइम भी इस पे बात की कि इनकी बहबूद के लिए कोई ऐसा इदारा है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में तो है। आपके डीसी साहब का याद नहीं है उन्होंने क्या कहा था? बिल्कुल, हम इनको लें और ठहराएं कहां पे? यही बात हुई ना। इनकी बहाली तो आज वही हुआ कि जहां पर 40-50 लोग होते थे, अब उनकी तादाद सैकड़ों में हो गई है। मुझे बताएं कि इन तक नशा पहुंचा कौन रहा है, इनको सप्लाई कौन दे रहा है?
तो वो सप्लायर को आप नहीं बार बार कह रहे हैं ना कि पुलिस ताउन करे, पुलिस तो खुद इनके साथ मिली है, फिर वही बात है ना, बाकायदा फुटेजेस मौजूद हैं, फिर उसके बाद सवाल क्या रह जाता है? देखें, आपका सबसे रशी एरिया है ये, मुस्लिम टाउन से लेकर आपके जे रोड के दरमियान में लिए लोग बैठे हैं ना, यहीं पर ज्यादातर तादाद ये पाई जाती है। अगर आप इस एरिया को 1 किलोमीटर का भी ये फासला नहीं बनता, अगर इसमें भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते और इन चीज को किसी प्राइवेट सेंटर में भिजवाकर इनका इलाज नहीं करवा सकते, तो ये हालात इससे गंभीर होते जाएंगे। बिल्कुल अब खवातीन का, माजरत के साथ, खवातीन का इस तरफ रागिब होना ये एक सवालिया निशान है। हम सुनते तो थे कि यूनिवर्सिटीज में इस तरह के मामला चल रहे हैं, जो खवातीन है वो इसमें मुलविस हैं, लेकिन अब वो नजर आना शुरू हो गए। बहुत सारी औरतें जो हैं और खवातीन वहां नजर आती हैं। आखिर क्यों हमारे अपने ही प्रोग्राम में कि वो वहां से अपनी यूनिवर्सिटी में नशावर अशिया का इस्तेमाल करिए। अब सवाल ये पैदा होता है ना, वहां पहुंचाता कौन है ये सब चीज? बिल्कुल, जड़ से तो हम लोगों ने पकड़ना नहीं है। कोई भी बीमारी है उसको डायग्नोज तो करना नहीं है कि ये बीमारी फैल कहां से रही है। मैं कहता हूं कि आपके 100-200 बंदा अगर वहां पे है तो उनको सप्लाई देने वाले कोई 8-10-12 लोग तो होंगे जिन्होंने ये कारोबार बनाया हुआ है। उस घिनौने कारोबार में जो मुलविस लोग हैं, अगर उनको आप पकड़ लें तो ये मेरे ख्याल में मामला ठीक हो जाएंगे। आप उनको नहीं पकड़ते, अच्छा उनको जब नहीं पकड़ते, जिस तरह आपने कहा कि पुलिस मिली हुई है, मुझे बताएं पुलिस नहीं पकड़ सकती? पकड़ सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप वहां पे पहरा लगाएं, आप ड्यूटीज लगाएं कि ये जो एरिया है इसमें कोई ना आए ना कोई जाए, तो मामलात किसी दूसरी तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ये तो हम एक नहर को डिस्कस कर रहे हैं। आपने कभी रोही नाला उस तरफ जाएं, आप काना की साइड पर, रोही नाला से लेकर काना तक जितनी ग्रीन बेल्ट है वहां पर भी यही हालात है। चला जाएं और यही हालात है। आपकी जो आपकी मेट्रो ट्रेन है उसके नीचे इस तरह के मामला अब चल रहे हैं। दरबार के करीब अब आपको उस शहर में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सभी लोगों को फिंगर टिप्स पे हैं कि ये पॉइंट ऐसे हैं जहां पर नशइयों के डेरे, सरेआम नशा हो रहा है। एग्जैक्टली, लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। पहले होता था कि कैमरे का डर भी इन लोगों को होता था, जब भी हम लोग कैमरा लेकर जाते थे खतरनाक है, हमला करते थे, ब्लेड मारते थे, ये होता था। अब वो भी खौफ खत्म हो गया है। देखे ना, अब आज हम लोग कर रहे हैं, कल को कोई और कर रहा है, तीसरे दिन कोई आम शहरी वहां पहुंच गया, उन्होंने उनकी वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पे आ गई, टीवी चैनल्स पे आ गई। अब वो खौफ भी खत्म हो गया है कि मीडिया आएगा, वो चलाएगा, कुछ होगा। तो ये अब सूरत हाल उससे गंभीर होती जा रही है, इसलिए पुलिस को मुतहरिक। अच्छा, फिर हमारे यहाँ थाने का बड़ा मामला है कि ये जो साइड है ये इस थाने की है, ये जो साइड है ये साइड करने में ये हदूद सर असल में अपने गले से उतार कर दूसरे पे डालने वाला। आप इनको पकड़ कर थाने में रखेंगे, इनके मामला ये रवैया थानों के नहीं है। सिपरा साहब, इंतजामिया कहती है कि जी हमारे अंडर ये चीजें नहीं आती हैं, हम क्या करें, पुलिस इस पर, हम अगर इन लोगों को पकड़ भी लेते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। हमारी इंतजामिया का भी यही हाल है, वो भी अपनी जिम्मेदारी जो है उसको कबूल करने को तैयार ही नहीं है। तो फिर ये चीजें, मैंने स्टार्ट में ही कहा था, हम जितना मर्जी डिस्कस कर लें, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें खत्म होने वाली हैं। तो क्यों नहीं खत्म हो सकती? क्योंकि कोई करना नहीं चाह रहा ना, नहीं करना चाह। देखें, मुझे बताएं, हम लोग तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं ना। हम लोग इनको पकड़ के ये नहीं कह सकते कि भाई इनको पकड़े और कहीं पे लेकर जाएं। बिल्कुल, हमने इनको सिर्फ निशानदेही की, बताया रियासत को कि ये मामला यहाँ पर खराब हैं, और मुझे बताएं कि वहां से डीसी साहब या कमिश्नर साहब या आपके एसपीज हैं, डीएसपीज हैं, वहां से नहीं गुजरते। वो ऐसी शाहराह है जहां से सब ने या गुजरना है या वापस आना है, वो वहां से लोगों का गुजर होता है और लोग देखते हैं। बिल्कुल, उन देखने के बावजूद आप आंखें बंद कर लें और फिर कबूतर की तरह बैठे रहें कि हम पकड़े भी नहीं जाएंगे, तो इस तरह तो मामलात नहीं ना चलेंगे। इसलिए रियासत को एक्टिव होने की जरूरत है। रियासत अगर चाहे तो ठीक कर सकती है, अदरवाइज ये मामलात बढ़ेंगे। देखें, पहले होता है कि आप मनशियात का या उसको मनशियात का बेचना या मनशियात का इस्तेमाल जो है, इस लत में पड़ना, लोग खौफजदा जरूर होते हैं कि आपको पकड़ा जाएगा, FIR दर्ज होगी, अंदर जाएंगे। लेकिन यहां से ये जो इमेज बन रहा है कि नहीं पकड़े जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं होगा, तो इनकी तादाद जो है उसमें इजाफा होगा। लोगों का जो खौफ है एक मुकदमा दर्ज होने का या हवालात में जाने का या जेल जाने का, वो फिजा जो है वो खत्म हो रही है। वो खौफ की फिजा जब खत्म हो जाएगी तो इसी तरह तादाद बढ़ेगी। सिर्फ ये बता दें शायद सिपरा साहब, इंतजामिया, पुलिस, सभी को मिलकर इस चीज का खात्मा करना है। क्या इसके लिए कोई अलहदा फोर्स बनाने की जरूरत है? क्या इस पे कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे? क्या इंतजामिया को कोई अपने स्पेशल लोग लेकर आने हैं जिनकी वो ड्यूटी लगाए, जो इस तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है? देखें, कोई स्पेशल की जरूरत नहीं है। 6 से 7 हज़ार रुपया जो है वो प्राइवेट जो आपके बने हुए हैं बहबूद के इदारे,
वो लेते हैं आपका 1 महीना 1.5 महीना। सर आपके एनजीओ ताउन करने को तैयार हैं, आप उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर तो इंसानियत के नाते देखें तो एनजीओ भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन एनजीओ को आपने उसकी काविश को या मुश्तरका कोई काविश उनके साथ रियासत मिलेगी, बातचीत तो करें, कोई प्लान तो बनाएं, उनकी ड्यूटीज तो लगाएं, कोई प्लानिंग होगी, इनको बिठाएंगे तो फिर है। अच्छा ये सारे फैमिलीज वाले हैं, आप देखें ये इनके माँ बाप बहन भाई सारी फैमिलीज इनकी होंगी, आप इनको ले जाएं, उनकी फैमिली से रब्ता करें। ये भी हो सकता है कि आप किसी सेंटर में ले जाएं और इनकी फैमिली जो है उसके एक्सपेंस अदा करने को तैयार हो जाएं, अखराजात वो अदा करें कि उनका नौजवान बेटा जो है या बेटी है जो भी है वो ठीक हो जाए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को थोड़ा आगे बढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को थोड़ा आगे बढ़ना है, उसको बढ़ने की जरूरत है। एक और पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लें, हमने फिर खबर को वाइंड अप करना है। जो हमें जगह जगह पर नशइयों के डेरे नजर आते हैं वो ज्यादातर वही लोग हैं घरों से भागे हुए हैं जिनके कोई घर बार नहीं है, लेकिन बहुत सारी अच्छी फैमिलियों के लोग जो कि वहां से नशा खरीद के लेके चले जाते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। एग्री करते हैं ना आप इस बात? मैं करता हूँ बिल्कुल, उसकी वीडियोस भी हैं, उसकी वीडियोस हैं, इवन पुलिस जो बेचती है उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, लोगों ने बनाई हैं। फिर जो आपका नशा करने वाले लोग बताते हैं कि 200 या 300 रुपए आते हैं अल्कोहल लेकर चले जाते हैं, वो भी वीडियोस, ये सारी चीजें मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद आप खामोश तमाशाई बने रहें, इसका क्या मतलब है कि आप नौजवान नस्ल को इस तरफ कर रहे हैं। और आई एम सॉरी, अगर यही वक्त है कि अगर आपने इन चीजों को ना कंट्रोल किया तो आने वाला वक्त जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपकी नौजवान नस्ल जो है ये सिर्फ नशे की लानत की वजह से इस कदर तबाह हो जाएगी, क्योंकि ये नशा जो है ये आपकी ज़हनी सलाहियतें मफलूज कर देता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर जितने मर्जी आप बना लें, लेकिन एक दफा जो शख्स इधर चल पड़ता है उसके लिए नॉर्मल जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इसकी तरफ खास तवज्जो इंतजामिया को भी देनी है, हुकूमत वक्त को भी देनी है, पुलिस को भी थोड़ा सा मुतहर्रिक करना है, ताकि सभी लोग मिलकर काविश करके। सेकेंडली वालिदैन प्लीज अपने बच्चों का जरूर ख्याल रखें। ब्रेक के बाद आएंगे हम अगली खबर की तरफ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से क्रैकडाउन किया गया है और 168 अताइयों की दुकानों को सरबमोहर किया गया है। शायद सिप्रा साहब, ये कार्रवाइयां टाइम टू टाइम होती हैं और हम देखते हैं कि जी आप तस्वीरें भी उतरवा लेते हैं, खबरें भी चला लेते हैं, बता भी देते हैं इतने ताइयों को हमने जो है कार्रवाई की, फाइन्स किए, दोबारा से यही काम शुरू हो जाते हैं। तो फायदा क्या है इन कार्रवाइयों का? देखिए फायदा तो उस वक्त होता है कि जब वो खत्म हो जाए, ये खत्म नहीं होते ये लोग। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ कि आपको 2 महीने बाद वही अताई उन्हीं दुकानों पर उसी तरह से काम करते नजर। मैं कहता हूँ ये कोरोना वायरस से ज्यादा ये खतरनाक है। आपके गली मोहल्ले में जो गुंजान आबाद आबादियां हैं वहां पर ये लोग बैठे हुए हैं और लोगों को भी होता है कि बड़े हॉस्पिटल में ये दावा हर बीमारी के इलाज का कर रहे हैं, यकीन मानिए। अच्छा एक और मसला भी है कि हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर लोग जाने से ग्रेज करते हैं, अनलेस कि उनको ऐसा कोई मामला हो जाए कि ये अताई डॉक्टर के हाथ से निकल जाए और बिगड़ जाए, उसके बाद वो वहां जाते हैं। इसलिए लोगों को भी बजाय इनके पास जाने के, मेरे ख्याल में मोहल्ला की सतह पर इलाज करवाने की बजाय हमारे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहां जाना चाहिए। दूसरी बात कि जगह जगह दुकानें बन गई, जगह जगह छोटे छोटे क्लिनिक्स बन गए, बाज ऐसे मकामात है जहां मेडिकल स्टोर बना, फार्मेसी बनी, उसके अंदर ही डॉक्टर बैठ गया, उसी ने वहीं पे अद्वियात भी देना शुरू कर दी, वहां इंजेक्शन लगाने भी शुरू कर दिए और इस तरह के इंजेक्शन और ये सारे मामलात आपके सामने हैं। अच्छा हेल्थ केयर कमीशन इस पर कार्रवाइयां करता है, मुझे बताएं कि इन लोगों को कानून के कटहरे में कौन लाएगा? इनको अदालतों के सामने पेश किया जाना चाहिए, इनको मीडिया के सामने पेश किया जाना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद पर इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। इनके पास कोई डिग्रीज नहीं है अद्वियात देने की, इंजेक्शन लगाने की, मेडिसिन देने की। इसलिए मेरे ख्याल में अगर वो कार्रवाई करते हैं तो उसको सील भी होना चाहिए। कार्रवाई ये करते हैं ना, सील भी कर देते हैं, जुर्माने करके छोड़ नहीं देना चाहिए ना। यही ना कि आप किसी को मिसाल नहीं बनाते हैं, आप किसी को जेल की हवा नहीं खिलाते हैं, बस वहां तक। हमारे यहाँ यही अलमिया है ना, हमारे यहाँ तो यही अलमिया है कि हम लोग किसी को मिसाल नहीं बनाते, हम लोग एग्जाम्पल बनाना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में मामला बहुत हद तक बेहतर हो जाएं। और ये आप मुझे बताएं कि आराम से बैठे होंगे, इनके साथ बहुत सारे लोग आप सही कह रहे हैं। ये जितनी तादाद बताई जा रही है क्या ये इनफ है? इतनी ही नहीं, इससे ज्यादा होंगे, इससे कहीं ज्यादा होंगे। ये तो आप किसी मोहल्ले गली में जाएं तो आपको नजर आएंगे। देखें क्लिनिक, आपके एक दुकान एक शटर है, आप उसके अंदर गुजरे तो वहां क्लिनिक बना हुआ है। कोई एसओपी नहीं है कि हॉस्पिटल बनाने का या क्लिनिक बनाने का कितनी जगह होनी चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए। और आप यकीन माने कि बहुत सारे क्लिनिक मैंने खुद विजिट ऐसे किए हैं जहां पर कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट ऐसे स्टेरिलाइज नहीं है, मतलब जिसका जो दिल चाह रहा है। और हमारी आवाम भी ऐसी है कि वहां जाके इंजेक्शन। देखिए मुझे बताएं, आपको
किसी जगह हॉस्पिटल में जाना है तो आपको कुछ टाइम चाहिए ना, आपको किराया लगा कर जाना है, तो और मोहल्ले में आपके पास बैठा है दुकानदार तो उसके पास चले जाते हैं। बता दें सिपरा साहब, हर इलाके में हमने देखा शहबाज शरीफ साहब के दौर में अस्पताल भी बने, समनाबाद के इलाके में, गुलबर्ग के इलाके में। अब उन अस्पतालों में जब लोग जाते हैं वहां पर आपको डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है। अब हुकूमत इस मामले को लेकर संजीदा ही नहीं है। फिर लोगों ने जिन्होंने अपने डोर स्टेप पे जाना है, फौरी तौर पर अगर किसी को बुखार है, ब्लड प्रेशर है, तो फिर लोग वहीं जाएंगे। इन अस्पतालों में तो कोई पूछने वाला ही नहीं बैठा। फिर वही ना, मैं यही तो शुरू में बात कर रहा था कि बड़े हॉस्पिटल की तरफ उस वक्त राग़िब होंगे जब लोगों को पता होगा कि हम जहाँ जाएंगे हमें अच्छी सहूलत मिलेगी, डॉक्टर मिलेगा, वो हमें मेडिसिन देगा, हम लोग लेकर आएंगे। जिस तरह हमने जिक्र किया माजी में बने, आप देखें हमारे यहाँ इस साइड पे गिने तो मनामा में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, उस तरफ की आबादी के लिए बनाया गया। इसी तरह आपने समनाबाद का जिक्र किया, यहाँ हॉस्पिटल बना, और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ आपके कोट ख्वाजा सईद में हॉस्पिटल है। आपके गुंजान आबाद आबादियों में हॉस्पिटल मौजूद हैं, लेकिन ये अताई उसके बावजूद बैठ जाते हैं। तो इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जरूरत है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट्स का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं जी। सबसे पहले हम शामिल करते हैं अपना सेगमेंट बचत बाजार जी। तो बचत बाजार में मैं आपको बताऊंगी कि इतनी सारी महंगाई में आप बचत कैसे कर सकते हैं, कहां कहां ऑफ लगी है। पहला ब्रांड हमारे पास है जी J.Dot। अगर आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर अप टू 25% ऑफ है। आप जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, 25% डिस्काउंट से आप फायदा उठा सकते हैं। मीमी ब्रांड है, अप टू 40% ऑफ है। MTJ नेक्स्ट ब्रांड है जी, अप टू 25% ऑफ है। और इसके बाद नेक्स्ट ब्रांड रॉयल टैग, अप टू 40% ऑफ। सो नाज़रीन, ये थी जी हमारे पास सेल्स जो आपके साथ शेयर की हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। माल का हाल आपने जान लिया, तो नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको बताने वाले हैं जी, गुलकार जवाद अहमद की जानिब से औरत की अजमत को मुनफरिद अंदाज में सलाम पेश किया गया है। औरत जिसका सोसाइटी में एक बहुत अहम और बहुत बड़ा किरदार है, कभी माँ के रूप में सामने आती है तो इस जैसी शफकत जो है हमें कहीं नहीं नज़र आती, कभी बेटी की रूप में सामने आती है तो मोहब्बत जो हम देखते हैं वो कहीं सामने नहीं आती, कभी बीवी तो कभी बेटी के रूप में। तो औरत के जो मुख्तलिफ किरदार हैं इसको सलाम पेश किया गया है गुलकार जवाद अहमद की जानिब से। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खराज तहसीन भी पेश किया गया है और औरत की अजमत को सलाम भी पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। हसनैन इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। हसनैन बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? जी, सब्जी मंडी में सब्जियों की अगर कीमतों की बात की जाए तो ओपन मार्केट में फरोख्त होने वाली सब्जियों और सरकारी नरखनामों के मुताबिक सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें तजाद देखने में आया है। और अगर ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो अदरक की बात की जाए, सबसे पहले जो अदरक चाइना है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक 325 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। अगर आलू की बात की जाए तो जो आलू है जी वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक 54 रुपये फ़ी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 60 से 65 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर प्याज की कीमत की बात की जाए तो सरकारी नरखनामों के मुताबिक प्याज 37 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 45 और 50 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए जी बैंगन की, तो जो बैंगन है वो सरकारी नरखनामों के मुताबिक 70 से 73 रुपये किलो और लेकिन ओपन मार्केट में 80-90 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए
फूल गोभी की तो सरकारी नरनामों के मुताबिक 88 रुपये फ़ी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में जो गोभी है वो 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च की बात की जाए तो सरकारी नरनामों के मुताबिक जो कीमत है वो 73 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो मिर्च है वो 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बात की जाए जी खीरा फार्मी की, तो जो खीरा फार्मी है वो सरकारी नरनामों के मुताबिक 47 रुपये फ़ी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 50, 55 और 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। बात की जाए टमाटर की तो पिछले कुछ दिनों में टमाटर की कीमतों में इजाफा देखने में आया है और जो सरकारी कीमत है उसके मुताबिक जो टमाटर है वो 75 रुपये किलो, लेकिन ओपन मार्केट में जो टमाटर है वो 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। बात की जाए लहसुन हरनाई की तो जो लहसुन हरनाई है वो सरकारी नरनामों के मुताबिक उसकी जो कीमत है वो 215 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो लहसुन है 290, 300 और 310 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर मेथी की कीमत की बात की जाए तो सरकारी नरनामों के मुताबिक जो मेथी है वो 187 यानी कि 200 रुपये फ़ी किलो के करीब है, लेकिन ओपन मार्केट में जो आपको मेथी है वो 300 से 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर मटर की कीमतों की बात की जाए तो सरकारी जो कीमत है वो 240 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन जो मटर हैं जी वो 250, 300 के दरमियान में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए दीगर सब्जियों की कीमतों की, जो टिंडे हैं वो जी 150 से 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए गाजर चाइना की तो वो 120 से 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। भिंडी की बात की जाए तो वो 80 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। और अगर करेलों की कीमतों की बात की जाए तो जो करेले हैं जी वो 160, 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। तो ये जो सरकारी कीमतें हैं और जो ओपन मार्केट में कीमतें हैं, इसके ऊपर ना सिर्फ दुकानदार शिकवा करते दिखाई देते हैं बल्कि जो अवाम है वो भी सरापा एहतजाज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त हसनैन मौजूद थे और बाहर मार्केट में सब्जियां किस कीमत में मिल रही हैं हसनैन ने हमें बता दिया। जी आगे बढ़ते हैं, मेरे पास एग रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूं। मार्केट में अगर आप जाएंगे रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 149 रुपीज़ में। 149 रुपये दर्जन में आपको अंडे मिलेंगे। होलसेल पे जाएंगे 2 रुपये की बचत के साथ 147 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं गोरमे पे, यहाँ पर 148 रुपये दर्जन 148 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, और ये तो रेट थे आपने जान लिए। और अभी वो लोग जो कि कुछ एंटरटेनमेंट की तलाश में रहते हैं उनको हम बताते चले, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ट्रैक रिलीज किया गया है। पाक पेट्रोल का ऑफिशियल ट्रैक रिलीज किया गया है, आपके साथ शेयर करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और वजीर आजम साहब का विजन है जी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, बिलियन ट्री सोनामी पाकिस्तान। इस तरह के हमने देखे जी बहुत सारे मंसूबे और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, तरजीहात कहा गया। ग्रीनरी जो है इसको लेकर आया जाएगा और इसके तहत काम भी किया जाता रहा, मजीद भी किया जा रहा है। आज जिस खुसूसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं मैं आपको बताती चलूंगी। शहर लाहौर में एशिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल जो है वो लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करने के लिए पहुंचेंगे। सगिया के मकाम पर मियावाकी जंगल का इफ्तिताह बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म करेंगे। अब इस जंगल को लगाने का मकसद क्या है, क्या खसूसी ऐसा किया जाएगा, किस तरह से इसको मंसूबे को कामयाब बनाया जाएगा, इसके अहम खदोखाल क्या हैं। और फिर हम देख रहे हैं सगिया के इलाके में लगाया जा रहा है ये जंगल, तो शहर के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत है काम करने की। इस पर पीएचए का किरदार क्या है, इस जंगल को लगाने में पीएचए का किरदार क्या है, और फिर इसके साथ साथ इस मंसूबे के अलावा शादमान में, लिबर्टी में भी हमने देखा कि इस तरह की मिसालें कायम की गई, उससे क्या फायदा हुआ, इस पर हम बात करने वाले हैं। वाइस चेयरमैन पीएचए हाफिज ज़ीशान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद भी आपको देना चाहूंगी, आज वज़ीर आज़म साहब बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी करने आ रहे हैं, तो मंसूबे का मुझे कुछ बताइएगा, अहम मुहर्रकात क्या हैं, किस मकसद के तहत ये जंगल लगाया देखिए, एक तो ये पूरी कौम के लिए बड़ी खुशाइंद और मुबारकबाद वाली बात है कि हम एशिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट लगा रहे हैं। अब इसका मकसद क्या था, ये क्यों लगाया गया, इसके मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो जब हमने फॉरेस्ट लगाने का अमल शुरू किया, शजरकारी मुहिम जो हम हर साल करते हैं, तो हमें ये महसूस हुआ कि ग्रे स्ट्रक्चर माजी में इतना प्रमोट हो चुका था कि दरख्त लगाने के लिए जगह कम पड़ गई। वैसे तो हमारे जो बड़े पार्क हैं वो एकड़ों पर रकबे पर मुश्तमिल हैं। इसके लिए हमने एक टेक्निक अडॉप्ट की, जैपनीज टेक्निक थी मियावाकी। उसकी टेक्निक में बुनियादी और अच्छी चीज़ ये थी कि हम कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं। ठीक है जी, जापानी तकनीक के तहत ये मंसूबा लेकर आया गया। ठीक है जी।
तो हमने मुशाहिदे के तौर पे, तजुर्बाती बुनियादों पे आज से 1.5 साल पहले लाहौर में लिबर्टी मार्केट में ये फॉरेस्ट लगाया। जब उसके ट्रायल के बाद हमें बड़े मुस्बत उसके नताइज मिले, तो फिर हमने इसको पूरे लाहौर के लिए कर दिया। ठीक है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाहौर में 51 जंगल हम लगा चुके हैं। ठीक है। और ये पूरे लाहौर में लगाए हैं, शादरा के इलाकों में, अंदरून के इलाकों में, समनाबाद, गुलशन रावी, सब्जाजार, यानी पूरे लाहौर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप लाहौर के किसी घर से निकलें, आपको अपने इर्द गिर्द 15 किलोमीटर की रेंज में ये फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब उसका वॉल्यूम मुख्तलिफ है, कहीं 1 कनाल है, कहीं 5 कनाल है, कहीं 10 कनाल है। अब जो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट्री में एक इनकलाबी मंसूबा पाकिस्तान और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने बनाया, वो 100 कनाल रकबे के ऊपर है, जिसमें 1,60,000 इंडिजिनस प्लांट्स लगाए जाएंगे। पॉलिसी ये थी कि हमारा वो जो बागों का, फूलों का शहर था, वो रिवाइज हो सके। बाहर जाके है सगियां का इलाका, देखिए, तो इसका इंतखाब करने की कोई खास वजह? देखें, हमें वो जगह, देखिए मैंने आपको बताया ना, दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है। अब अगर हम इसको तफरीक से निकले कि लाहौर से बाहर है या अंदर है, हम सिर्फ अगर इस बात को फोकस कर लें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा है, तो वो हमारे पास जगह वहां पे। अब इसी तरह हमने बैक वक्त 2 जंगल लगाने का अमल शुरू किया था, एक अलामा इकबाल टोन गुलशन इकबाल में और एक सगिया के मुकाम पे। लेकिन नागजीर वजूहात की बुनियाद पे हम गुलशन इकबाल का वो 100 कनाल पे तो नहीं ला सके, लेकिन हम 50 कनाल पे वो दूसरा फॉरेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा, इससे फायदा क्या होगा? बिलाशुबा एक बड़ा मंसूबा है और अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा भी है, और फिर आप दावा ये करें कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो है वो लगाया जा रहा है, फायदा इससे क्या होगा? देखें, आप ये देखें कि पिछले कुछ सालों में हमें स्मोग और फिर माहौलियाती आलूदगी और पोल्यूटेड सिटीज़ में लाहौर पहले नंबर पे भी रहा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने 2 पॉलिसीज़ को इख्तियार किया। एक तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी, एक लॉन्ग टर्म थी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत हम हर साल दरख्त लगाते हैं, पूरा साल ही लगाते रहते हैं। और शॉर्ट टर्म में ये था कि हम फॉरेस्ट लगाना शुरू करें ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट पे काम कर सकें। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और प्राइम मिनिस्टर की खुसूसी दिलचस्पी थी इसमें। इससे होगा ये कि 3 साल में ये घना जंगल बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप दरख्त की लाइफ देखें तो ये 30, 40, 50 साल भी ले लेता है एक मुकम्मल छांव या सायादार बनने में। तो इस टेक्निक को इसलिए अडॉप्ट किया गया कि 3 साल में ये घने दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मियाँ वाकई जो हम सगिया के मुकाम पे लगा रहे हैं, 1,60,000 हमारे दरख्त लग रहे हैं वहाँ पे। सारे दरख्त सायादार और फ्रूटीज हैं, ताकि परिंदे आ सकें। टारगेट भी रखा गया है कि इतने टाइम में इस मंसूबे को मुकम्मल करना? हमारा तो मुकम्मल हो गया है। ठीक है। आज तो वज़ीर आज़म उसका इफ्तिताह करेंगे और ठीक इंशाअल्लाह। अच्छा, इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, यानी 1 साल में ये 12 फीट से तजावज कर जाता है और 3 साल में ये 30 फीट से तजावज कर जाता है। अब इसको इसकी असल हालत में रखना भी और यहाँ पर क्या प्रॉपर ड्यूटीज लगाई गई हैं मालूम? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस टेक्निक में ज्यादा निगहदाश्त की भी जरूरत नहीं है। हमें इब्तदाई तौर पे 2-3 माह इसको अच्छी तरह लुक आफ्टर करना पड़ता है। उसके बाद आप इसको इसके हाल पे भी छोड़ देंगे तो ये एक फॉरेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। सही। अब मुझे बताइएगा, जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहां पर भी इस जंगल का कोई फायदा पहुंचेगा? देखिए, इसका तो फायदा पूरे लाहौर के मजमूई दर्जा हरारत पे भी पड़ेगा। जो स्मोक हम देखते हैं, टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है और यही वो काम थे। देखें, आप देखें क्लाइमेट चेंज पे कम से कम इस गवर्नमेंट ने तो बहुत काम किया है। अब ये सिर्फ वो सगिया का तो हम दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कर रहे हैं ना, अदरवाइज तो ये पूरे लाहौर में मैंने आपको बताया कि 51 लग चुके हैं, 20 की तैयारी मुकम्मल है। यानी आपको मैं इस यकीन के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ठीक 2 से 2.5 साल के बाद ये जितने जंगल हैं ये आपको नजर आएंगे। यानी ये वो ऐसे मंसूबे नहीं है जिसके समरात आपको कई सालों बाद मिलेंगे, कई दहाइयों बाद मिलेंगे। माहौल दोस्त हैं और इंसान दोस्त हैं। फायदा इसका इंसानी जिंदगी को भी पहुंचेगा, माहौल को भी पहुंचेगा। कितने पैसे खर्च हुए इस पर? देखिए, इस पे एक तो 1 कनाल के ऊपर 6,25,000 खर्च आता है, 1 कनाल के ऊपर। तो इसके लिए स्पेशल ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दी और सिर्फ इस फॉरेस्ट के लिए तो 10 करोड़ के करीब ये हमने इन तमाम मियावाकी जो फॉरेस्ट थे उस पर ये पैसा खर्च किया। अच्छा, आगे भी क्या प्लान है? इसको मजीद भी एक्सटेंड किया जाएगा? देखिए, एक तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था PHA का, इस दौरे हुकूमत में PHA के ज़ेरे एहतमाम। अदरवाइज रूटीन के हमारे काम जैसे शजरकारी चल रही है, मियावाकी फॉरेस्ट का दायरा कार अब हम लाहौर से निकल के बाकी पंजाब और पूरे मुल्क में फैला रहे हैं, लेकिन वो तो बाकी पंजाब हुकूमत और फेडरल का काम है। अदरवाइज लाहौर के लिए
यही वो मंसूबे होंगे जिस पे हम मुकम्मल निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और इसको रोल मॉडल अपनाते हुए हम लाहौर इसका के अलावा दीगर शहरों में भी क्या इन मंसूबों को फैलाया जाएगा? देखें अब तो देखें हमने इब्तदाई तौर पे लगाया, कामयाब नताइज देखे, 51 के बाद हमने इसकी तादाद 80 कर दी। अब दुनिया के फॉरेस्ट 2 बड़े लग रहे हैं, तो उसके बाद तो अब बाकी हमसे बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं KPK में, रावलपिंडी में और बाकी शहरों तक ये जा रहा है। ठीक है जी, तो इसको मजीद भी आगे बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर भी इसके खातिर ख्वाह नताइज जो हैं उसकी तैयारी की जा रही है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हम कह रहे हैं मंसूबा माहौल दोस्त है, आवाम को इसका फ़ायदा भी होगा, इस पर फॉलो अप आवाम तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आवाम को भी इसका फ़ायदा पता चले और इस चीज़ को हम मजीद आम करें कि हर शहरी जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे शजरकारी मुहिम में देखिए मैं हमेशा जब भी आपके प्लेटफॉर्म पे आता हूँ तो मैं एक रिक्वेस्ट हमेशा ये करता हूँ, ये किसी गवर्नमेंट का खालिसतन जिम्मेदारी नहीं है, ये बतौर शहरी आपकी और मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है। यहाँ पे हमने तो शजरकारी मुहिम को नहीं बल्कि हमने तो इसको तहरीक का नाम लिया है और तहरीक उसी सूरत में कामयाब हो सकती है जब आम आदमी इसमें शामिल हो। तो ये हमारी आने वाली नस्लों की बका का मंसूबा है, ये कोई सियासी विजन नहीं है, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इसके नाम पे ना वोट लिए जाने हैं, ये सिर्फ इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की ये हमारी आने वाली नस्लें हैं उसके लिए काम किया जा रहा है। तो मैं इस पे ये ज़रूर अपील करूंगा शहरियों से कि आप जब तक इस तहरीक में शामिल नहीं होंगे, अपने और अपने पेरेंट्स के नाम पे दरख्त नहीं लगाएंगे, तब तक ये कामयाब नहीं हो सकता। यही इब्तदाई और बहुत अहम जिम्मेदारी है जो आपके सर आन पड़ी है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा स्टेप तो उठा लिया गया है, इसके बाद आप लोगों का ताउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ भी मेंशन की गई थी, वज़ीर आज़म साहब ने वाज़े तौर पे कहा था कि हर शहरी को पाबंद बनाया जाएगा, जितनी भी नई हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं वहाँ पर हर घर को पाबंद किया जाएगा कि उन्होंने अपने घर के बाहर पौधे दरख्त लाजमी लगाना है। इस प्लान पर कितना अमल दरामद? देखें हम तो इस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि नेचर के करीब किसी तरह आया जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल 10 मरले के घर में 2 दरख्त लगाना लाजमी है, बल्कि अब तो आप कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये भी सुनेंगे कि तालीमी डिग्री को दरख्त लगाने से मशरूत कर दिया गया है। अच्छा। कि आप अपना तैयारी करें, इम्तिहान दें, आपको डिग्री उस सूरत में मिलेगी जब आप ये एविडेंस पेश करेंगे कि आपने अपने हिस्से के 2 दरख्त लगाए हैं। सही। तो ये लाजमी करार, और ऐसी प्रैक्टिसेस दूसरी दुनिया में बाकी मुल्कों में होती है, जैसे फिलिपाइन में चलता है और बाकी मुल्क भी इसको अडॉप्ट करके इंशाल्लाह हम भी यही करने जा रहे हैं। सही। मियावाकी जंगल में PHA का क्या रोल है, क्या किरदार है? खालिसतन इनिशिएटिव ही PHA का है। अच्छा। और हमने जब प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को दी, वज़ीर आला सरदार तो इनकी बड़ी दिलचस्पी थी। न सिर्फ इन्होंने इस पे हमें दाद दी बल्कि फंड्स भी मुहैया किए और साथ साथ फिर हम मॉनिटरिंग भी करते रहे, हमें गाइड भी करते रहे। तो ये एक खालिसतन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव था और PHA क्रेडिट गोज टू PHA, जिसके और ख़ास तौर पे ये हमारे जो बागबान हैं जो कई दिनों से दिन रात काम कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट तो मैं असल में अपने बागबानों को दूंगा, जिनकी बदौलत पाकिस्तान मेहनत करते हैं, पाकिस्तान रिकॉर्ड कायम करने। बिल्कुल। अच्छा जी, 51 जंगल आपने कहा कि शहर के अंदर लगाए गए हैं, इसको क्या मजीद भी एक्सटेंड किया जा रहा है? देखें, यहाँ पे देखभाल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जहाँ कहीं काम हो जाता है वहाँ पे फॉलो अप कुछ नहीं लिया जाता, तो जो जिन चीज़ों का फायदा होता है अल्टीमेटली टाइम गुजरने के साथ वो फायदा उस तरह पहुँचता नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक तो हमने अब इसको 80 इसकी तादाद कर दी है और मजीद भी बढ़ाने जा रहे हैं हम जब ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। दूसरा, आपने निगहदाश्त की बात की, बिल्कुल PHA ही ये एक्सपर्टीज रखती है और मैन पावर रखती है, वसाइल रखती है। जो दरख्त लगाए जाते हैं न सिर्फ उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उनकी निगहदाश्त की जाती है। यानी PHA के पास इनफ बजट, कैपेसिटी और मैन पावर मौजूद है इन सब चीजों को मैनेज करने। ये चूंकि एक अलग प्रोजेक्ट है ना, सही। माली मसाइल अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे चूंकि प्राइम मिनिस्टर खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वजीर आला सरदार उस्मान बुज़ार साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो हमें फंड्स के हवाले से वसाइल हर तरह के फ्राहम किए गए हैं। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि ये दरख्त लगाना आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी रियासत की या PHA की है, तो हर शहरी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हम इसको ग्रीन एंड क्लीन प्रोजेक्ट को कामयाब कर सकते हैं, चूँकि ये आपकी और मेरी नस्लों की बका है इसी प्रोजेक्ट पे। बिल्कुल ऐसा ही है, और माहौल दोस्त मंसूबा है जो हम देखते हैं कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स
बार बार मेंशन किया जाता है कि शहर का सबसे ज्यादा। तो ये वो चीजें हैं जिससे आपका माहौल भी साफ होगा, जिंदगियां भी महफूज होंगी और आपको हर जगह जो है वो सरसब्ज हरियाली, और जब ये सब चीजें नेचर के करीब आप होते हैं तो जिंदगी तंदुरुस्ती आपकी मजीद जो है वो बेहतर हो जाती है। थैंक यू सो मच हाफिज ज़ीशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हम बात करने वाले हैं जी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर। गुज़श्ता रोज हमने एक वाक़या आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। हंजरवाल की रिहायशी 4 बच्चियां जो कि मामूली नाराजगी पर अपने घर से चले गईं। अनम, कंजा, आयशा, समरीन ने 30 जुलाई को वालिदैन की डांट डपट से फैसला ये किया कि उन्होंने अपना घर छोड़ना है। 10 से 14 साल की कमसिन बच्चियां ऑरेंज ट्रेन पर बैठी, वहां से रिक्शा ड्राइवर कासिम उन्हें मिला जो कि भिला फुसलाकर उन्हें जो है साहिवाल ले गया और साथी शहजाद की मदद से उन्हें फरोख्त कर दिया। यानी ये बच्चियां मामूली डांट डपट की नजर हुई, अपने घर से निकली और ये इंतहाई इकदाम उठाया। रिक्शा ड्राइवर उन्हें ले गया साहिवाल, जहां पर फरोख्त कर दिया। बच्चियों ने बाजियाबी के बाद अपने घर जाने से पुलिस ने इन बच्चियों को ट्रेस किया, साहिवाल से इनको लाहौर लेकर आए, लेकिन बच्चियां बजिद थी कि वो अपने घर नहीं जाएंगी। ये चारों बच्चियां आप देख सकते हैं, इनकी एज आप देख सकते हैं, लेकिन बच्चियां अपने घर जाने से आखिर क्यों जो है वो नाला हैं, अपने वालिदैन के पास जाने को क्यों तैयार नहीं है। ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, बताया जा रहा था बच्चियां टिकटॉक्स भी बनाती थी, घर का माहौल इस तरह से था, वालिदैन भी मना करते थे, तो बच्चियां अपने वालिदैन के पास ही जाने को तैयार नहीं थी, बल्कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास जाने को भी तैयार हो गई। तो ये बढ़ता हुआ इस्तेमाल सोशल मीडिया का किस तरह से बेरारवी जो है उसका बाइस बन रहा है, हमारे नौजवानों को तबाह कर रहा है। मुस्बत इस्तेमाल, वालिदैन का किरदार किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है। हर घर में हर बच्चे के पास मोबाइल है, वालिदैन को पता ही नहीं कि आया उनका बच्चा किस तरह से इस मोबाइल फ़ोन का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। चेक एंड बैलेंस रखना वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अना बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम अली शाह साहब, ये कुछ वाकयात रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात होते होंगे हम तक रिपोर्ट भी नहीं होते। कितने बच्चे, कितने नौजवान, कितनी बच्चियां इन वाकयात की वजह से जो है वो तबाही की तरफ जाते जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया क्यों इतना बेलगाम होता चला जा रहा है? अच्छा देखिए, मैं इसको एक मिसाल से समझाना चाहूँगा कि आपका बच्चा आग में छलांग लगा रहा हो, आप कैसे बचाएंगे उसको? खुदा ना खास्ता आपका बच्चा नशा कर रहा हो तो आप कैसी चपट लगाएंगे और कैसे छीनेंगे उससे? आपके बच्चे के हाथ में एक तेज धार आला है, छुरी है, और वो बाजू काट रहा है, हाथ काट रहा है, क्या हालत होगी आपकी? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह ये सब चीजें बड़ी नुकसानदेह हैं, ये सोशल मीडिया भी किसी बॉम्ब से कम नहीं है। इसका जो डिजास्टर है वो क्योंकि एकदम नजर नहीं आता। हम लोग अमूमन उस नुकसान से बचाना चाहते हैं जो फौरी है। छत से छलांग ना लगाए, हाथ ना काट ले, नशा ना करे, ये फौरी नुकसान वाली चीजें हैं। सोशल मीडिया कंपाउंडिंग है पूरी, जैसे कमेटी डलती है और निकलती है, जैसे इकट्ठ होता है, कंपाउंड बनता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। बिल्कुल इसी तरह ये एक कहानी है जो मीडिया की नजर हो गई, आपने उसे बता दिया, मैं उस पर तबसरा करने लगा हूं। अना हजारों कहानी है, बिलाशुबा हजारों कहानी। आप किसी ये कोविड के बाद किसी साइकोलॉजिस्ट के पास बैठिए, किसी साइकेट्रिस्ट के पास बैठिए, और जो बिलखसूस बच्चों को डील करता है वो बताएगा कि एक तूफान बदतमीजी इस मोबाइल फोन की वजह से मिल गया। बिल्कुल, क्योंकि एसओपी सिस्टम नहीं बने हुए थे घरों में। अंदाजा नहीं था कि सिर्फ ये कल की बात, कोविड से पहले असूल ये था इदारों में सेल फोन नहीं लेके जा सकते थे। बिल्कुल, आज इस मोबाइल फोन, इस लैपटॉप के बगैर, इस टैबलेट के बगैर आपका क्लास 1 का बच्चा नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने आज कोई डिग्री इसके बगैर नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए कि जहां मुस्बत इस्तेमाल है, जिसपे बड़े लेक्चर्स हम कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, आज ये दुख रोना रोए कि इससे डैमेज क्या होता है। बिल्कुल, ये एक कहानी है। आपको नफ्सियाती आर्जे मिलने की, ऑटिज्म की, एडीएचडी की हजारों कहानियां मिलेंगी। आपको बच्चों का बेरारवी की तरफ जाना, पोर्नोग्राफी की तरफ जाना, किसी गलत ट्रैक पे जाना, किसी गलत रिश्ते का बन जाना, बिल्कुल बहकावे में आ जाना, अगवा हो जाना, खुदा ना खास्ता कत्ल हो जाना। बिल्कुल, इवन यहां तक मैं कहता हूं बाज औकात वो बच्चे ऐसा ट्रेंड हो जाते हैं, वो अपने घर वालों के लिए एक अजाब बन जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप देखिए, आपका बच्चा बुखार होता है ना, माँ बाप की हालत क्या होती है।
अल्लाह ना करे कि अगर आपके बच्चे किसी ऐसे काम में चले गए, ऐसी हरकत वो करने लग पड़े हैं, उन्हें ऐसी आदत पड़ गई है, तो तबाही है। बिल्कुल। सो मेरी रिक्वेस्ट है वालिदैन से, खुदारा अपने बच्चों को बचाएं। और ये वो रास्ते हैं जिनकी वापसी भी नामुमकिन हो जाती है। तो इसका अगर कोई बचत का रास्ता है, वो यही है ना कि हम ये अवेयरनेस दें कि अपने घरों को भी पुरअमन बनाएं साथ। ये कम्युनिकेशन सेलफोन के साथ है ना, सेलफोन के जरिए दुनिया के साथ बच्चा कर रहा है। काश के वो बच्चा वालिदैन के साथ कम्युनिकेट करे। बिल्कुल सही कहा आपने। काश के माँ उसको सुने, बाप उसको सुने। आज ट्रेजेडी इस तरह की सोशल मीडिया पे तस्वीरें आती हैं, बच्चे ने अपना सेलफोन पकड़ा है, बाप ने अपना, माँ ने अपना, घर के हर फर्द ने। गौर कीजिएगा, हमने सेलफोन नहीं पकड़ा होता, सेलफोन ने हमें पकड़ा होता। जो हमें कंट्रोल कर रहा है, पकड़ा तो उसने है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने क्या पकड़ा? पर्पस के साथ इस्तेमाल करना, एमफुल इस्तेमाल करना, ये बड़ा जरूरी है। और जैसे घर के अंदर गाड़ी आती है, पार्किंग पे लगाते हैं, अल्लाह के बंदो सेलफोन को भी पार्किंग पे लगाएं। इस इंटरनेट की असेस आम ना करें, बिल्कुल। कोई असूल ज़ाब्ते बनाएं, बच्चों को हर वक्त ये चीजें आप ना दें। वो कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया जो एक रियल वर्ल्ड है, इसकी बजाय एक ऐसी दुनिया में चले जाएं जो हकीकत की दुनिया नहीं है। तो सोचिए, वो बच्चियां यकीनन घर के माहौल की वजह से वापस जाने का मसला नहीं होगा, है ना। हमें सोचना चाहिए जो धब्बा लग गया, जो उस फैमिली को एक स्टिग्मा मिल गया, जो एक रिस्पेक्ट खराब हो गई, और क्या वो वापस जाएंगी तो उनको फूलों के हारों के साथ तो नहीं वसूल किया जाएगा। यकीनी बात है उनके पास फिर ऑप्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की आती है या कोई और रास्ता आता है। और एक बार आप जिंदगी के ट्रैक से हट गए, मैं कहता हूं जिंदगी में कई कदम ऐसे हैं जिसमें वापसी का रास्ता कोई नहीं होता। बिल्कुल, आपने कदम उठाते हैं, उसके बाद स्लिप होना होता है और आप जाके गड्ढे में गिरते हैं। तो आप देखिए ये कितना एक दुख की बात है, इस तरह का वाकया। या आप देखिए, इससे पहले इस्लामाबाद का एक वाकया हो चुका है, या उससे पहले उस्मान मिर्जा वाला केस, इस तरह के कई केसेस हैं ना। ये सारे के सारे केसेस सोसाइटी को दिखा रहे हैं कि कपड़ा उठाएंगे नीचे ये पड़ा हुआ है। लेकिन हम सीख कुछ नहीं रहे ना, हम सीखना पड़ेगा। हमारे वालिदैन जो हैं वो खुद मोबाइल फोन का इस्तेमाल इस कदर ज्यादा कर रहे हैं कि वो ये चीजें सिर्फ सुनते हैं, परेशान जरूर होते हैं, लेकिन अपने घरों में इसको कोई भी इम्प्लीमेंट करने मेरा ख्याल है कि मना करने के लिए खुद रुकना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, आपने खुद छोड़ना पड़ेगा। मतलब इवन अब देखें, मैं तो सोशल मीडिया के साथ यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरा सारा जर्नी स्प्रेड होने का, वायरल होने का। मैं तो कहता हूँ टीवी में मुझे सोशल मीडिया की वजह से बुलाता है। बिल्कुल। अब इस सारे सफर में ये पर्पस के साथ मेरा इस्तेमाल है। बिल्कुल। यानी मेरी तो जॉब ही सोशल मीडिया ना। बिल्कुल। मैंने तो रोज देखना पोस्टिंग क्या हुई, क्या कमेंट आए, क्या हुआ, क्या रिप्लाई है, क्या पोस्ट है, क्या वीडियो है। मुझे भी किसी असूल के तहत चलना पड़ता है, और रह जाता है, गलती इंसान कर जाता है, बाज़ औक़ात एडिक्शन हो जाती है, लेकिन फिर रोकना पड़ता है कि नहीं, वी हैव टू कट ऑफ। अब आप बामकसद इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, मैं ना सोशल मीडिया की दुनिया को एक फरेब का नाम देने लगी हूँ। यहाँ पर झूठ, दिखावा, और वो है ना कि आप इतनी तारीफें किसी की कर रहे हैं कि लोग अब रियलिटी से दूर होते चले जा रहे हैं। तो इस फरेब पे भी मैं चाहूंगी जरूर आप रोशनी डालें। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जो सोशल मीडिया की एक अलहदा से दुनिया बन चुकी है, इसकी तरफ हम आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुझे ना जब कभी सोशल मीडिया खोलें तो एक फरेब सा नजर आता है, एक वो आपको जाला सा नजर आता है। अब इशू क्या है, जो लोग आपको नापसंद भी करते हैं ना, समटाइम वो भी आपकी झूठी तारीफें कर रहे होते हैं। जो चीजें उनको नापसंद है ना, उस पर भी लोग झूठ बोल रहे होते हैं। ये झूठ 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 हर जगह। तो फिर हम इसके इस्तेमाल में इस कदर बहते चले जा रहे हैं कि हम अपनी जो पर्सनालिटी है उसको दो दो हिस्सों में तब्दील कर, दो मुंह होते जा रहे हैं सब लोगों के। अच्छा देखिए, इसने मुनाफिकत सिखा दी है लोगों को। दुख है तो आपने हंस की तस्वीर खिंचवानी है, ऐसे ही है, और आपने अल्लाह अल्लाह करके पैसे इकट्ठे करके खाना खाया, फिर फोटो लगानी है। और आपने आज अच्छा, एक ना बड़ा अजीब तजुर्बा मैं एक दिन कर रहा, लाहौर के एक पार्क का, मैं नाम नहीं लेता, मखसूस एक इलाका था, वहाँ एक बड़ा भरा पार्क है। लाहौर में कितने पार्क हैं, लेकिन उसमें पार्क था। तो एक गाड़ी खड़ी थी, वो जरा अच्छी गाड़ी थी, कह लीजिए कोई करोड़ रुपए से ऊपर वाली मालियत थी। थोड़ी देर बाद मैं देखूं दूर खड़ा एक टिकटॉकर आए, वो वीडियो बना, उसका झूठा दरवाजा खोले, ठीक है कि नहीं, उसके साथ टक्करे मारे, पूरी एक्टिंग करे। अच्छा, मुझे पहले तो समझ नहीं आई, मैंने कहा शायद ये सारी पागल हो गए हैं। और थोड़ी देर बाद एक ढेर लगा हुआ। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा कि उसी जगह पे ना, मैं एक दिन अपनी गाड़ी पे जा रहा था, दो बच्चे, उन्होंने मुझे रोका, मैं डर गया कि शायद गन पॉइंट पे छीन ना लें। तो कहते हैं अंकल हमें थोड़ी देर के लिए गाड़ी दे देंगे। तो मेरी तो आम सी गाड़ी थी, मैंने कहा जी क्या करनी है? अंकल वो टिकटॉक बनाना है। ये एक तूफान बदतमीजी आ गया है कि आप असल में नहीं है,
आप नकल दिखाई जा रहे बिल्कुल सही हैं, आप कह रहे हैं। शो ऑफ कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये शो ऑफ का इतना बड़ा खपत है, इतना बड़ा खपत है कि आप में कोई डेप्थ नहीं है, आप इंटेलेक्चुअल बने हुए हैं, सही क्या आप में ब्यूटी नहीं है, आप उसके अपने इतने मास्क हैं माशाल्लाह से, इतना तो मेरा ख्याल है एक अच्छा जो कह लीजिए ब्यूटी का कोई सलून है वो अच्छा काम नहीं करता जितना अच्छा काम हमारा ये जो कह लीजिए फिल्टर्स हैं वो कर देते हैं। ऐसी ऐसी अजीबो गरीब शक्लों को खूबसूरत बना के पेश करते हैं, ऐसा ऐसा धोखा हो जाता है। इस पे कितने लतीफे कोट किए जा सकते हैं। फिर आप कह लीजिए कि एक बड़ी दुनिया है जो वो प्रिटेंड कर रही है कुछ, आई एम फीलिंग सैड। एक आपको पता है तूफान बदतमीजी अपनी जब भी कुछ चोट लगती है लोग दिखाते हैं, हाँ। हाथों पे पट्टियां। अच्छा, एक हमारे दोस्त थे वो हमेशा मर्ग का बताते हैं, अच्छा, कि जनाब फलाने मेरे गांव में आज 2 बंदे मर गए। अच्छा। कहीं उन्हें ट्रेजेडीज इकट्ठी करके बतानी होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को खबत की हद तक बीमारी है जाती जिंदगी में झांकने की। वो अना को अपने हस्बैंड के साथ देखेंगे, तस्वीर खींचेंगे, पोस्ट करेंगे। वो कासिम अली शाह जा रहा है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वो कोशिश करेंगे हम एक वीडियो क्लिप बन जाए, उस पे बैक पे गाना लगाएं आरन लोहार का और उसको पोस्ट कर दें। ऐसे वाकई तो ये यानी कि देखे बगैर कि यार किसी की पर्सनल लाइफ है। तो एक तूफान बदतमीजी मैं समझता हूँ सोशल मीडिया बामकसद इंसान के लिए बड़ा अच्छा है, बिल्कुल सिविलाइज्ड बंदे के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बद तहजीब के लिए, बदतमीज बदलिहाज बंदे के लिए ये तो तूफान है पूरा। ये तो एक समझ लीजिए कि ये एक जुल्म की हद तक, क्राइम की हद तक इसमें मौजूद है। तो एक आर्टिफिशियल सारी दुनिया इसमें आपको नजर आएगी, हकीकत में वो चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। आप लोगों के खप देख सकते हैं, मतलब कुछ लोग गाड़ियां दिखाते रहते हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी अच्छी पोजीशन दिखाते रहते हैं। अच्छा, जो कंट्रीब्यूशन है कि भाई आपने कुछ किया भी है कि नहीं, है ही कुछ नहीं तो दिखाना क्या। कुछ लोगों ने ठेका लिया तनकीद करने का, उनका काम है कि उन्होंने पूरा दिन उनको हम कहते हैं की पैड फाइटर्स, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी नजर आएंगे आपको, ऐसे ही है, वो सोशल मीडिया पे भी आपको नजर आएंगे। दूसरा, अब हर बंदा जो है ना वो सोशल मीडिया पे ये बताता है कि जितना जबरदस्त काम वो कर रहा है, जितना अब चाहे आप राइट ट्रैक पे हैं या नहीं हैं, दूसरों पे तनकीद करना, दूसरे के काम को बुरा कहना, ये चीजें बहुत ज्यादा, हम इसके लिए कोई रूल्स, कोई ज़ाब्ते क्यों सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसे, मेरे ख्याल से ये वक्त की अहम जरूरत है। मैं समझता हूँ हमें तहजीब देनी चाहिए। ये जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, हमारी आज की एजुकेशन में कंप्यूटर के सब्जेक्ट में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही है। अल्लाह के बंदो, क्लाउड पे जमाना चला गया, सही कह रहे हैं। और डाटा जो है वो एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में क्लाउड के जरिए ट्रांसफर हो जाता है। सही कह रहे हैं। आपके क्लाउड के डाटे में लाखों हजारों तस्वीरें और चीजें पड़ी होती हैं। आज जमाना साइबर लॉज की बात कर रहा है, साइबर वॉर की बात कर रहा है, 5th जनरेशन वॉर की बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे एक वॉर चल रही है, आइडियोलॉजीज की, नैरेटिव्स की, उसकी बात कर रहा है। और आप तालीम के जरिए क्या दे रहे हैं? आप तो बिल्कुल नहीं कुछ बता रहे। तो मेरा ख्याल है हमें तालीम के निजाम में भी इस अवेयरनेस को डालना चाहिए, बिल्कुल, कि वो FIA के जो ऑफिसर्स हैं ना, वो बताते हैं कि जब हम किसी को अरेस्ट कर लेते हैं तो 3-4 दिन तो उसको ये बताने में लगता है तुमने क्राइम कर दिया हुआ है। सही। वो कहता नहीं जी मेरा तो रिश्ता टूटा सी, मैं पोस्ट लाई है। वो तो सिर्फ हक जमा रहा होता है कि जी ये मेरा रिश्ता गलत तोड़ दिया मेरे होने वाले ससुर ने। तो उन्हें बताया जाता है कि यार आप जुल्म कर रहे हो, हरास कर रहे हो। बिल्कुल सही। तो ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये इससे क्राइम हो जाता है, इससे वॉर लड़ी जा सकती है, इससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इससे इल्जाम लगता है कितना नुकसान हो जाता है, इससे किसी की इमेज को कितना नुकसान पहुंच जाता है। कई लोगों ने काम पकड़ा होता है, वो कहते हैं जी हम तो पर्दा हटा रहे हैं, हम तो बेनकाब कर रहे हैं, हम तो असल चेहरा बताना चाहते हैं, और असल में उनका हसद होता है, बुग़्ज़ होता है। वो असल नहीं बता रहे होते, लेकिन वो बुग़्ज़ और हसद को बड़ा अच्छा सा पेंट करके दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, ये माशरती बुराइयां जो कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बढ़ती जा रही हैं, कुछ ऐसे चीज़ा नुकात पेरेंट्स को कुछ आप तजवीज देना चाहें कि हम किस तरह नजर रखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया ना। मैं पॉइंट्स की शक्ल में बताना चाहूंगा जी। सबसे पहली मेरी गुजारिश है, बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज दें। बिल्कुल। आप बच्चों को पार्क लेके जाएं, आप बच्चों को हो सके तो स्पोर्ट्स में उनको बिजी करें, आप हो सके, देखें एनर्जी है, ये एनर्जी बच्चों में ज्यादा होती है, बूढ़ों में कम होती है। आप जवान हैं, बच्चा आपका टीन एज में है, उसमें बड़ी एनर्जी है, उस एनर्जी को चैनलाइज करना बड़ा जरूरी है। वो बैडमिंटन से करें, स्पोर्ट्स से करें, क्रिकेट से करें, किसी काम इन गेमों से ना करें, नंबर 1। नंबर 2, रूल नंबर 2 इज अपने घर में असूल ज़ाब्ते बनाएं। घर का माहौल बच्चों की तरबियत करता है, सिर्फ फंड करना, फीसें देना, अच्छा घर बनाना ये तरबियत नहीं है। एक फिजा जो बनाई हुई है आपने, आप देखें मैं यहां पर आया हूं, आपका वेटिंग लाउंज है, चाय पूछी जाती है, फिर यहां तक लाया जाए, एक माहौल है।
हर चैनल का अपना माहौल है, आप जानते हैं। ये जो माहौल है इसी का नाम सिटी 42 है। इस तरह घर का एक माहौल है, उस घर में अगर फर्ज कीजिए हर वक्त खदशे हैं, हर वक्त बदजुबानी है, बदलिहाजी है, हयादारी नहीं है, एहतराम नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, असूल ज़ाब्ते नहीं है, तो फिर घर का माहौल तो ना मैंने तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं कि बच्चों के दरमियान उनका गैप बड़ा रहता है, घर का माहौल ही काटने को पड़ता है और बच्चे तैयार ही नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ कुछ शेयर करने को, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों की बात सुनने को। तो फिर ये तो हम जो देख रहे हैं किस तरह के वाकयात होंगे। देखिए कितनी बदकिस्मती है कि आपने अपने बच्चों को ना सुना हो और कल को वो किसी साइकोलॉजिस्ट को सुना रहे हो, बिल्कुल किसी साइकेट्रिस्ट को सुना रहे हो, या खुदा ना खास्ता वो किसी नशे के मर्ज की तरफ चले जाएं, किसी बुराई की तरफ चले जाएं। रूल नंबर 3 इज कम्युनिकेशन बिल्ड करें। अपने बच्चों से इब्लाग, बातचीत करना, सुनना, अच्छा सुनाना नहीं, हमने बच्चों के साथ बदतरीन रिलेशन नसीहत का और तनकीद का रिलेशन है, बदतरीन रिलेशन। सही कह रहे हैं। बेहतरीन रिलेशन सुनने का है, लिसनिंग का है, उनकी बचपन में सादा सी बातें उनको सुने। नंबर 4 मेरी गुजारिश है बच्चों की एक्टिविटीज में खुद पार्टिसिपेट करें, जबरदस्त, ये बहुत उनको खुद साथ उनके शामिल हों, उनकी स्पोर्ट्स में, उनको कुकिंग में, उनके छोटे छोटे कामों में, उनके मसलों को सुने, उनके गम को सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, उनके साथ शेयरिंग करें। नंबर 5 बच्चों के दोस्तों के दोस्त बने, ये बड़ा जरूरी है। आप जब अपने बच्चों के दोस्तों को जानते हैं तो आपको अपने बच्चों का असल चेहरा पता लगता है। बच्चों के हो जाते आप हैं, अपने बच्चे तो पेंट कर रहे होते हैं, वो तो पूरा दिखा रहे होते हैं ड्रामा करके। बच्चे का असल चेहरा वो है जो माँ बाप के सामने नहीं है, उसके दोस्तों के सामने। बिल्कुल आपने सही उनके दोस्त बने। नंबर नेक्स्ट बच्चों को सोशली कनेक्ट करें। दादी दादा नाना नानी रिश्ते, फुफ्फो चाचा मामा बाबा, ये बड़े अहम रिश्ते हैं। जब आप उन्हें आइसोलेट करके बड़ा दूर, मैं लाहौर के किसी टाउन का नाम लेने लगा था, नहीं लेता कहीं मेरे पे हरजाना ना हो जाए, आप इधर से काट के दूर कहीं जाके उन्हें अकोमोडेट करते हैं तो घर दरो दीवार का नाम नहीं है, मकीनों का नाम है। बिल्कुल। अच्छा 7th पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुदा के लिए बच्चों को लर्निंग की तरफ लाएं, वो स्किल सीखें, किताबें पढ़ें, लाइब्रेरी जाएं, सर्च करें, उनको शाबाशी, उनको इनाम शाबाशी इन चीजों पे दें। बिल्कुल, तो ये वो चीजें हैं, ये चीजा नुकात हैं जो हर वालिदैन को देखने हैं और इन पर अमल भी करना है ताकि आपका घर भी अमन का गहवारा बन सके, आपके बच्चे भी अच्छी जिंदगी गुजार सके। ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं, जरूर इनको फॉलो कीजिए ताकि हम इस तरह के वाकयात को रोक सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।